हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीएचएस सेंटर एग्जाम क्लास 9th और क्लास 11th के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले 3 सेट हमने पहले ही अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने दोस्तों वो सेट नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। उनमें भी दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो आज की वीडियो भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी दोस्तों हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आए उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चिल्का लेक इज सिचुएटेड एट, यानी चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है दोस्तों पंजाब, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आपको बताया था। चिल्का झील, चिल्का से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, यानी भारतीय संविधान की संरचना है। तो भारतीय संविधान की संरचना कैसी आपको बताना है। ऑप्शन ए है फेडरल एंड यूनिटरी, यानी कि संघीय रूप और एकात्मकता। दूसरा है एकात्मकता। तीसरा है फॉर्मिटी यानी दृढ़ता। चौथा दोस्तों पूर्ण रूपेण संघीय यानी कि टोटली फेडरल। तो आपको बताना है इनमें से भारतीय संविधान की संरचना कैसी है। तो दोस्तों, आपको पता होगा भारतीय संविधान की जो संरचना वो कैसी है, संघीय और एकात्मकता वाली है। ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है संविधान से रिलेटेड, भारतीय संविधान में अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो लगभग दोस्तों 470 आर्टिकल है यानी अनुच्छेद हैं, 12 दोस्तों सूचियां हैं, और इनको इसको जो अनुच्छेद है दोस्तों 25 भागों में इसको विभाजित किया गया है। लेकिन दोस्तों, जब संविधान का निर्माण किया गया था, मूल संविधान की बात करें तो उसमें दोस्तों 395 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे, ठीक है ना, जो कि दोस्तों 22 भागों में विभाजित किए गए थे। और केवल कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों, 8 अनुसूचियां थी ये दोस्तों मूल संविधान में। और अब की बात करें तो 470 अनुच्छेद, 12 सूचियां और 25 भागों में विभाजित किया गया है। मूल आपको याद रखना है, वर्तमान वाला दोस्तों आगे बदल भी सकता है अगर अनुच्छेद थोड़े और मतलब कि उसमें ऐड कर दिए गए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि संशोधन होते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड, यानी दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किस संशोधन द्वारा किया गया आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों 40वें संशोधन द्वारा, या फिर 42वें, या 43वें, फिर 44वां। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों जो संविधान है उसमें जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो आपको ध्यान में रखना है, वह है ऑप्शन बी यानी कि 42वें संशोधन। 42वां संशोधन अधिनियम इसको बोलते हैं, 1976 में दोस्तों ये किया गया था। इसमें क्या दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य है उनको भारतीय जो संविधान है उसमें जोड़ा गया था। और कौन से भाग में दोस्तों, 4A पार्ट में इसको जोड़ा गया था। और आर्टिकल की बात करें दोस्तों 51A आर्टिकल में इसको ऐड किया गया था। और किसकी सिफारिश पे एक समिति बनी थी दोस्तों, जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति। इसकी सिफारिश पे दोस्तों इसको ऐड किया गया था, शामिल किया गया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, शुरू में जो मौलिक कर्तव्य थे उनकी संख्या 10 थी, 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन एक 86वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों 2002 में, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को बोला जाता है। उसमें दोस्तों एक और मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। तो वर्तमान में बात करें दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है ना। 11 मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपको याद रखना है। एक मौलिक अधिकार होते हैं, एक मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य दोस्तों 11 है, अधिकार 6 है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वित्त विधेयक निम्न में से किस सदन में प्रारंभ की जा सकती है, यानी फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन, जो फाइनेंस बिल होता है, वित्त विधेयक, वो किस सदन में पेश किया जाता है, किया जा सकता है, आपको बताना है। पहला दोस्तों ओनली लोकसभा में, या फिर ओनली राज्यसभा में, या दोनों सदनों में एक साथ, या फिर ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। अगर हम वित्त विधेयक की बात करें दोस्तों, ये केवल किस में दोस्तों, लोकसभा में क्या है, पेश किया जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा है दोस्तों, वो विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकती है, लेकिन पेश किस में किया जा सकता है, केवल लोकसभा में दोस्तों विधेयक बिल पास किया। विधेयक यानी कि विधेयक को दोस्तों बिल बोलते हैं, हिंदी में विधेयक और इंग्लिश में बिल। तो वित्त विधेयक या फिर फाइनेंस बिल केवल दोस्तों लोकसभा में मतलब कि लोकसभा में दोस्तों पेश किया जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जम्मू और कश्मीर का संविधान
लागू हुआ था, कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इम्प्लीमेंटेड इन। दोस्तों जम्मू कश्मीर अब तो आपको पता है यूटी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन पहले नहीं था, ठीक है ना। तो जो जम्मू कश्मीर का अपना अलग ही संविधान था, आपको पता होगा वो संविधान दोस्तों कब इंप्लीमेंट हुआ था, कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है ना। दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो 17 नवंबर 1956 17 नवंबर 1956 को दोस्तों संविधान अंगीकार किया गया। लेकिन दोस्तों लागू की बात करें अगर, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को, 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अब दोस्तों 1957 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, तो बाई ऑप्शन अगर हम बात करें तो नवंबर 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 17 नवंबर दोस्तों 1956 को अंगीकार हुआ था, अंगीकृत हुआ था, और 26 जनवरी 1957 को दोस्तों ये लागू हो गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी, यानी निम्न में से कौन सा संघ शासित नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दोस्तों आपको पता है वर्तमान की बात करें 28 दोस्तों स्टेट्स है, और जो हमारे 8 क्या दोस्तों यूटीज हैं। तो आपको पता होना चाहिए सभी स्टेट्स के नाम और सभी यूटीज के नाम, और दोस्तों जो स्टेट्स हैं उनकी राजधानी कैपिटल क्या है, तो कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए और साथ ही नाम भी आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला दोस्तों दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा है पुडुचेरी, पांडिचेरी इसको बोल सकते हैं, चौथा है दोस्तों मिजोरम। इनमें से कौन सा दोस्तों यूटी नहीं है, यूनियन टेरिटरी नहीं है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता है जो दिल्ली है, लद्दाख है, पुडुचेरी, ये सभी दोस्तों यूटीज हैं, लेकिन दोस्तों मिजोरम तो एक स्टेट है, ये दोस्तों यूटी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बाकी और कौन कौन से यूटीज आपको याद रखने हैं, दोस्तों दिल्ली हो गया, ठीक है ना, अंडमान निकोबार हो गया, और दोस्तों चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव। ये दोनों दोस्तों एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि किन दो द्वीप समूह को अब एक कर दिया गया है। आपको पता है पहले 7 यूटीज थे, अब 2 नए बन गए, कौन कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों 9 होने चाहिए, लेकिन दोस्तों जो दादर और नगर हवेली और दमन दीव था उन दोनों को ज्वाइंट करके एक बना दिया गया। तो आपको याद रखना है दादर नगर हवेली और दमन दीव, डी से दोनों, इनको एक कर दिया गया है। फिर दोस्तों 4 हो गए, है ना, दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली दमन दीव। 5वां दोस्तों जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, ठीक है ना, 6वां लद्दाख आपको याद रखना है, 7वां दोस्तों लक्षद्वीप, 8वां दोस्तों पुडुचेरी। तो 8 के 8 दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट, यानी कौन दोस्तों निम्न में से समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो समवर्ती सूची में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर यानी कृषि, ऑप्शन बी है एजुकेशन यानी शिक्षा, ऑप्शन सी है फिशरीज यानी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी है दोस्तों हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य है। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं और इनमें से कौन सा नहीं आता, ये भी आपको याद रखना है। एजुकेशन दोस्तों समवर्ती सूची में नहीं शामिल है, तो ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, ह्यूमन रीजनल लैंग्वेज आर लिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन, यानी संविधान द्वारा मानव क्षेत्रीय भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तालिका यानी कि शेड्यूल 4 में, शेड्यूल 6 में, या शेड्यूल 7 में, या शेड्यूल 8 में, यानी कि अनुसूची इसको बोल सकते हैं, फिर तालिका बोल सकते हैं, ठीक है ना। कौन सी सूची में दोस्तों या कौन से शेड्यूल में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेज है, उनको लिस्ट किया गया है, ये आपको बताना है। दोस्तों जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? 22 भाषाएं शामिल की, आपको याद रखना है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं में, यानी कि शेड्यूल 8 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और भाषाओं की संख्या भी आपको याद रखनी है, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, कोई सा भी आए आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, बाय विच अमेंडमेंट पंचायत हैज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी कि निम्न में से किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से संशोधन द्वारा दोस्तों जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया? पहला दोस्तों 72वां, या फिर 73वां, या 74वां, या फिर 75वां। तो किस संशोधन के द्वारा दोस्तों उनको जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया? दोस्तों आपको पता होगा जो संविधान का 73वां संशोधन हुआ था, जिसको 73वां संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था, ठीक है ना। 1992 में दोस्तों क्या है, जो पंचायतें थी, है ना, उसको क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। और दिनांक की बात करें दोस्तों 24 अप्रैल, ठीक है ना, आपको ये भी याद रखना है, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। और कौन से भाग में डाला गया? भारत के संविधान में एक नया भाग डाला गया, भाग 9। पहले 8 होते थे, भाग 9 डाला गया दोस्तों, नया भाग डाला गया। और इसमें दोस्तों जो पंचायतें हैं उनको जो भी दोस्तों गांव में स्थानीय शासन बोलते हैं जिसको, है ना, उसकी संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है ना, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और कौन से भाग, नया भाग भी कौन सा डाला गया इस टाइम?
9वां दोस्तों नया भाग दोस्तों संविधान में ऐड किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंटेड द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किसके द्वारा संविधान के आधारभूत संरचना का प्रस्तुतिकरण किया गया। कौन सा केस था दोस्तों, किस केस के बाद जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेजेंट किया गया। पहला दोस्तों गोलकनाथ केस, दूसरा विशाखा दत्त केस, तीसरा गोपलन वर्सेस स्टेट, चौथा दोस्तों केशवानंद भारती केस। तो कौन सा केस था दोस्तों जिस केस के दौरान या जिस केस के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, यानी कि हमारे जो संविधान की आधारभूत संरचना है उसको प्रेजेंट किया, उसका प्रस्तुतिकरण किया। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती केस, और ये दोस्तों केशवानंद वर्सेस केरल राज्य मामला था 1973 का, ठीक है ना, कौन सा 1973 का। तो जो मूल संरचना की अवधारणा है वो इसी टाइम दोस्तों अस्तित्व में आई थी, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा दोस्तों राइट टू इक्विलिटी यानी समता का अधिकार, तीसरा दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, चौथा दोस्तों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था टोटल कितने अधिकार है हमारे, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। आपको बताना है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना। बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, जैसे आपको पता है समानता का अधिकार है जिसको समता का अधिकार बोलते हैं, राइट टू इक्विलिटी, ये तो अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार होता है राइट टू फ्रीडम, ये भी दोस्तों अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, शोषण के खिलाफ बोलते हैं विरुद्ध, ये भी दोस्तों एक अधिकार है। 3 हो गए। एक दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, एक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, एक संवैधानिक उपचार का अधिकार है। लेकिन दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी दोस्तों मौलिक कर्तव्य और अधिकार आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर दोस्तों जो क्लास 11 आर्ट्स या कॉमर्स के लिए एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको बताने हैं। हुकुम सिंह, जीएस ढिल्लो, जीवी मावलंकर या फिर अनंत सिदम अयंगर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे जीवी मावलंकर, इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड आल्सो बाय आर्टिकल, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है कि जो भारतीय संविधान है उसमें दोस्तों क्या है, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किया जा सकता है। 363, 259, 150 या फिर 368। दोस्तों जो संविधान का भाग है भाग 20, कौन सा भाग 20, उसमें दोस्तों अनुच्छेद जो 358 है, 368 है, सॉरी 368 जो मतलब कि अनुच्छेद है दोस्तों, उसमें क्या किया गया है कि जो संविधान है और इसकी जो प्रक्रिया है उसमें संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन करने के लिए जो शक्ति है वो संसद की जो शक्ति है उससे रिलेटेड दोस्तों इसमें बताया गया है। जो संविधान दोस्तों आर्टिकल 368 है, इसमें संविधान के बारे में और इसकी प्रक्रिया में जो मतलब संशोधन करने से रिलेटेड जो भी संसद के पास शक्तियां हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो वो कौन से आर्टिकल में, 368 में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और दोस्तों आपको याद रखनी है कि अगर दोस्तों संविधान संशोधन में जो भी उसकी प्रक्रिया होती है उसमें अगर दोस्तों क्या करना है, संशोधन करना है, तो केवल संसद के पास, संसद का कोई भी सदन हो दोस्तों उसमें क्या है, विधेयक पास करके इसकी जो प्रक्रिया वो शुरू की जा सकती है। लेकिन दोस्तों राज्य विधानसभा में नहीं की जा सकती। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि संविधान की किसी भी संशोधन प्रक्रिया में अगर मतलब संशोधन करना है संविधान की किसी भी प्रक्रिया में, तो वो केवल कहाँ पे हो सकती है, संसद के किसी भी सदन में विधेयक पास करके शुरू की जा सकती है। लेकिन जो राज्य की जो विधानसभाएं होती है वहां पे नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, संसद में होता है, भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हु प्रिसाइड्स द राज्यसभा, हु प्रिसाइड्स द राज्यसभा, यानी कि दोस्तों राज्यसभा का सभापति कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर या फिर वाइस प्रेसिडेंट जिसको उपराष्ट्रपति बोलते हैं, या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्षी दल का नेता, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको पता होगा, ठीक है ना। जो भारत का मतलब कि जो राज्यसभा का सभापति है वो कौन होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन भी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, यानी कि जो राज्यसभा के सभापति कौन है, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर, और एक और बात, जो सभापति तो दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन जो उप सभापति होता है वो दोस्तों जो राज्यसभा अपने सदस्यों में
में से क्या है उसको चुनते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति को चुनते हैं, लेकिन सभापति या उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज द ओनली स्टेट इन ऑफ इंडिया हैज इंग्लिश एज ए स्टेट लैंग्वेज, यानी भारत में किस एकमात्र प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। दोस्तों भारत का एकमात्र इकलौता ऐसा एक स्टेट है, एक प्रदेश है, एक राज्य है जिसकी राजभाषा इंग्लिश है, अंग्रेजी, वो आपको बताना कौन है। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो आपको बताना दोस्तों कौन सा वो स्टेट है जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है यानी कि इंग्लिश है। दोस्तों नागालैंड जो राज्य है इसकी राजभाषा क्या है, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश है। ऑप्शन डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर, जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके सदस्यों की संख्या आपको बतानी कितनी है। उसके स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर कितने हैं, 5, 6, 7 या फिर 8। दोस्तों जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, सुरक्षा परिषद के, वो कितने हैं, 5 है। आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं, अमेरिका दोस्तों, ठीक है ना, उसके बाद ब्रिटेन, फिर दोस्तों चीन, फिर दोस्तों फ्रांस और फिर रूस। ABCFR, ठीक है ना, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन, और F से फ्रांस, R से रूस। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये दोस्तों 5 मेंबर हैं किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के। उसके बाद और इनको दोस्तों P5 के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में, P5 के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर, यानी निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र नहीं है, सेवा क्षेत्र नहीं है। बैंकिंग, एजुकेशन, टूरिज्म, माइनिंग। दोस्तों आपको पता है बैंकिंग भी एक सेवा क्षेत्र है, शिक्षा भी, टूरिज्म भी, लेकिन जो माइनिंग है ये दोस्तों क्या है, तृतीय क्षेत्र के में नहीं आता, सेवा क्षेत्र के में नहीं आता, ठीक है ना। ये दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के में आता है। ऑप्शन डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंत्योदय अन्न योजना वाज स्टार्टेड इन, यानी स्टार्टेड इन, अंत्योदय अन्न योजना है जो, वो किस वर्ष शुरू हुई, आरंभ हुई, 2014, 2000, 2002, या इनमें से कहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो अंत्योदय अन्न योजना है ये कब स्टार्ट हुई थी, 2000 में। कब दोस्तों, 2000 में। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो दोस्तों उस टाइम क्या था, जो केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री जी थे जो कि N श्री विष्णु थे, उनके द्वारा दोस्तों ये योजना विकसित की गई थी। और जो लॉन्च किया गया था दोस्तों, अगर पूरी डेट की बात करें, 15 दिसंबर 2000, ठीक है ना, 15 दिसंबर 2000 को दोस्तों इस योजना को क्या किया गया, लॉन्च किया गया NDA सरकार के द्वारा, ठीक है ना। और पहली बार कौन सा दोस्तों राज्य था जिसमें मतलब कि सबसे पहले इसको लागू किया गया, भी आपको याद रखना है, राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों इसको सबसे पहली बार, मतलब कि पहला राज्य कौन था, राजस्थान था, जिसमें इसको मतलब कि अप्लाई किया गया, लागू किया गया, ठीक है ना, इंप्लीमेंट किया गया। तो इस सभी दोस्तों आपको जानकारी याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला दोस्तों धन कमाना, एक्वायरिंग मनी। दूसरा मेकिंग प्रॉफिट मैक्सिमम, यानी कि लाभ को अधिकतम करना। तीसरा वेलफेयर प्रोग्राम, लोक कल्याण। चौथा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, ठीक है ना, मतलब कि आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, पब्लिक सेक्टर होते हैं, उनका मेन मतलब जो उद्देश्य है, मेन एम है, वो क्या होता है। देखो धन कमाना भी होता है, ठीक है ना, लाभ को अधिकतम करना भी होता है, और लोक कल्याण भी होता है। सभी उद्देश्य होते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, खासकर आर्ट्स वालों के लिए। तो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है, आपको बताना है, ठीक है ना। जो प्रेजेंट डायरेक्टर है WTO के, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन है। पहला दोस्तों यहाँ पे नगोजी ओकोंजो इवेला या आइवेला भी इसको बोल देते हैं, ठीक है ना, रोबर्टो अजेवेदो, ये फिर क्रिस्टियानो लेगार्ड, ये फिर पास्कल लेमी। तो आपको बताना है कि प्रेजेंट में कौन है WTO के डायरेक्टर। दोस्तों अगर प्रेजेंट की बात करें तो नगोजी ओकोंजो आइवेला, ठीक है ना, नगोजी ओकोंजो इवेला जो है वो क्या है दोस्तों, WTO के डायरेक्टर है। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे मेन बात इसमें क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली महिला है, जो अब की बार जो डायरेक्टर है दोस्तों, वो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर है, ठीक है ना। इससे पहले मेल थे, और फीमेल में भी दोस्तों कहाँ की है, अफ्रीका की, पहली अफ्रीकी और पहली महिला, ठीक है ना, पहली अफ्रीकी और पहली महिला महानिदेशक बनी है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और दोस्तों कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ था इनका, 1 मार्च 2021 को। कब स्टार्ट हुआ था, 1 मार्च 2021 को उनका स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और ये दोस्तों क्या है, एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, यानी कि विकास अर्थशास्त्री है, ठीक है ना।
तो ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले दोस्तों नाइजीरिया में इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया है। और इससे पहले जो हमारे दोस्तों मतलब WTO के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, रोबर्टो अजेवेदो। इससे पहले रोबर्टो अजेवेदो थे। अब दोस्तों कौन है, नगोजियो कोंजो आइवेला, जो कि दोस्तों अफ्रीका से है, ठीक है ना। पहली महिला और पहली अफ्रीकी क्या है दोस्तों, महानिदेशक बनी है। 1 मार्च 2021 को उनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए महारत्न कंपनी, यानी निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। पहला दोस्तों NTPC, दूसरा भेल, तीसरा गेल, चौथा दोस्तों MTNL, ठीक है ना। तो आपको बताना है कौन सी दोस्तों महारत्न कंपनी नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि महारत्न कंपनियां कौन सी होती है, नवरत्न और मिनी रत्न। 3 प्रकार की कंपनियां दोस्तों, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। महारत्न में दोस्तों लगभग 10 कंपनियां हैं, ठीक है ना, महारत्न में। और दोस्तों बात करें नवरत्न, नवरत्न में लगभग 14 कंपनियां हैं। और दोस्तों जो मिनी रत्न है, मिनी रत्न में दोस्तों लगभग कितनी 73 कंपनियां हैं, ठीक है ना। और मिनी रत्न को भी दोस्तों 2 भागों में डिवाइड किया गया है, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। अब दोस्तों बात करें कि जो महारत्न है, ठीक है ना, इनमें से कौन कौन सी कंपनी महारत्न नहीं है, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो NTPC है, भेल है, गेल है, ये तीनों दोस्तों क्या महारत्न कंपनियां हैं। लेकिन MTNL है जो, ये महारत्न कंपनी नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्लीन इंडिया मिशन वाज एफिशिएंटली लॉन्च्ड ऑन द डे, यानी स्वच्छ भारत अभियान का आधिकारिक क्रियान्वयन आरंभ हुआ है निम्न दिवस से। तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, स्वच्छ भारत अभियान किस दिन शुरू किया गया था। दोस्तों गांधी जी का सपना था क्या, कि भारत को स्वच्छ देखना, है ना। स्वच्छ भारत का सपना था महात्मा गांधी जी का, जिसको पूरा करने के लिए दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत की, स्वच्छ भारत अभियान की। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनेस्को डिक्लेयर्ड एन इंडियन सिटी एज द सिटी ऑफ म्यूजिक रिसेंटली, द नेम ऑफ द सिटी इज। दोस्तों 2016 में क्वेश्चन आया था, यूनेस्को ने हाल ही में यानी उस टाइम की बात है दोस्तों, उस टाइम दोस्तों एक भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया था, उसका नाम आपको बताना है। तो 2016 में दोस्तों क्वेश्चन आया था, तो उस दौरान दोस्तों यूनेस्को ने एक भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया था, उस शहर का आपको नाम बताना है। लखनऊ, वाराणसी, पुणे या फिर अजमेर। तो दोस्तों जो कौन सा वो शहर था आपको याद रखना है, वाराणसी। वाराणसी शहर को दोस्तों संगीत का शहर घोषित किया था यूनेस्को ने। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट करके दोस्तों आपको बताना है जो यूनेस्को है इसकी फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको दोस्तों कमेंट करके बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इज द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज। मालगुडी डेज के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, R.K. नारायण या फिर C.R. अय्यर। तो दोस्तों मालगुडी डेज, इसके ऑथर आपको बताने हैं लेखक कौन है। दोस्तों मालगुडी डेज के जो ऑथर है वो कौन है, R.K. नारायण है। क्या है, R.K. नारायण, ठीक है ना। और एक दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, हैरी पॉटर आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है हैरी पॉटर, इनके ऑथर का नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। हैरी पॉटर के जो ऑथर है उनका नाम आपको क्या है, कमेंट में बताना है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों R.K. नारायण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन MICR C स्टैंड्स फॉर। MICR में दोस्तों C का क्या मतलब होता है, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले आपको ये भी पता होनी चाहिए दोस्तों। मैग्नेटिक, M से बनेगा दोस्तों मैग्नेटिक, ठीक है ना। और I से बनेगा दोस्तों इंक, मैग्नेटिक इंक। C से बनेगा दोस्तों करेक्टर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर। और R से बनेगा रीडर। तो MICR की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, मैग्नेटिक लिंक करेक्टर इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो सी का क्या मतलब हुआ दोस्तों, करेक्टर। ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जितनी फुल फॉर्म है दोस्तों छोटी मोटी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग अस द फ्लोइंग इज नॉट ए लोन टेनिस प्लेयर। निम्न में से कौन दोस्तों लोन टेनिस का खिलाड़ी नहीं है, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, टाइगर वुड्स, सेरेना विलियम्स। दोस्तों कौन सा इनमें से लोन टेनिस का खिलाड़ी नहीं है, राफेल नडाल दोस्तों और रोजर फेडरर और सेरेना विलियम्स, ये तीनों दोस्तों टेनिस के फेमस खिलाड़ी हैं। लेकिन दोस्तों टाइगर वुड्स ये टेनिस के नहीं बल्कि किसके, गोल्फ के दोस्तों क्या है, खिलाड़ी है, अमेरिकी खिलाड़ी है दोस्तों गोल्फ के। तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोटिंग। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन सी। तो दोस्तों कौन सा विटामिन ब्लड कोटिंग में हेल्प करता है, रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है, आपको बताना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन के, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है,
द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, यानी विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है दोस्तों अमेरिका यानी कि यूएसए। तो आपको बताना है गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है। दोस्तों गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ब्राजील में। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ब्राजील के बाद दोस्तों इंडिया का नंबर आता है, ठीक है ना। इंडिया के बाद दोस्तों चाइना, और चाइना के बाद दोस्तों थाईलैंड, चाइना के बाद थाईलैंड। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ब्राजील में गन्ने का उत्पादन, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर थाईलैंड, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द सर्विस टैक्स, यानी सेवा कर पर संकलन किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग, पोस्टल डिपार्टमेंट, डाक विभाग, यानी कि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, व्यवसायिक कर विभाग, या फिर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो सेवा कर है यानी कि सर्विस टैक्स है, उसको कलेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन दोस्तों उसका संकलन करता है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होगा, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है दोस्तों, सर्विस टैक्स को कलेक्ट करने की उसके पास जिम्मेवारी है, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, तो पक्का आपको पता ही होगा। डू एंड डाई इज एसोसिएटेड विद, करो या मरो किससे रिलेटेड है। एक बात तो पता है दोस्तों आपको किससे रिलेटेड है, गांधी जी से रिलेटेड है। किससे, गांधी जी से। लेकिन आपको बताना है दोस्तों किस आंदोलन से रिलेटेड है। दांडी जो मार्च यात्रा है, ये फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन से, ये खिलाफत आंदोलन से, ये फिर दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन से। तो आपको बताना है दोस्तों जो करो या मरो है ये किससे रिलेटेड है। दोस्तों जो ये करो या मरो नारा है ये किससे रिलेटेड है, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है ना। किससे, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है। और दोस्तों गांधी जी ने ये नारा दिया था, और ये आधिकारिक तौर पर अगर बात करें दोस्तों तो 9 अगस्त 1942 को, कब, 9 अगस्त 1942 को दोस्तों जो ये नारा है ये क्या दोस्तों शुरू किया गया, ठीक है ना, 9 अगस्त 1942 को। तो जो महात्मा गांधी जी से मतलब जो महात्मा गांधी थे दोस्तों ये मतलब किससे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, ठीक है ना। तो उस टाइम दोस्तों ये नारा शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो आंदोलन था उसके टाइम, करो या मरो वाला, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जितने भी आंदोलन है गांधी जी के, उन सभी के बारे में आपने पढ़ना है, उससे दोस्तों क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। खासकर जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एरोप्लेन एबल टू फ्लाई विदाउट फ्यूल, यानी विश्व के पहले हवाई जहाज का नाम बताएं जो बिना ईंधन के उड़ता है। कौन सा हवाई जहाज बना है दोस्तों पहला जो कि बिना फ्यूल के उड़ता है। पहला दोस्तों सोलर इंपल्स 2, सोलर इमेज 2, सोलर इम्पैक्ट 2, सोलर विंडोज 2। तो दोस्तों कौन सा वो हवाई जहाज है जो बिना फ्यूल के उड़ता है, वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, सोलर इंपल्स 2। सोलर इंपल्स 2 दोस्तों बिना फ्यूल के उड़ने वाला जहाज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग लेटर टू, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो किसको पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है। किसको पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है आपको बताना है। चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री को, या फिर लॉ मिनिस्टर को यानी कि विधि मंत्री को। तो आपको बताना है कि किसको, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो किसको अपना जो रिजाइन देता है, यानी कि जो अपना जो पत्र लिखता है पद त्यागने का, वो किसको देता है आपको बताना है। तो आपको पता होगा दोस्तों वो किसको, राष्ट्रपति जी को सौंपता है पत्र, ठीक है ना। त्याग पत्र किसको सौंपता है, राष्ट्रपति जी को सौंपता है। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और एक और बात आपको याद रखनी है दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कब तक दोस्तों कार्य करते हैं, 65 वर्ष तक, ठीक है ना। 65 वर्ष दोस्तों क्या अधिकतम सीमा है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है हु अमंग द फॉलोइंग जर्नलिस्ट रोट हिज ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल लखनऊ बॉय, यानी निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी। पहला दोस्तों प्रीतिश नंदी, चौथा नरेंद्र मोहन, दूसरा नरेंद्र मोहन, तीसरा दोस्तों आलोक मेहता, चौथा दोस्तों विनोद मेहता। तो आपको बताना है यहाँ पे किसने अपनी जो आत्मकथा वो लखनऊ बॉय के नाम से लिखी थी। दोस्तों जो विनोद मेहता जी हैं वो एक भारतीय पत्रकार, संपादक और राजनीतिक टिप्पणीकार थे। इन्होंने जो अपनी आत्मकथा है वो किसके नाम से लिखी थी, किस टॉपिक से, किस टाइटल से लिखी थी, लखनऊ बॉय के नाम से लिखी थी। तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है
अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ द इंडिया 2011 द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स आर अरेंज्ड एज, यानी भारतीय जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्यों का क्रम क्या है। दोस्तों मैंने कहा था कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जनगणना से 2011 की वो आपको कर लेने हैं, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, ये समझो कि पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस राज्य की है, ऑर्डर में बताना है आपको भी, सबसे ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। पहला दोस्तों यूपी बिहार महाराष्ट्र, दूसरा यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, तीसरा यूपी महाराष्ट्र बिहार, चौथा यूपी महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या और फिर उससे कम किसकी है। दोस्तों यूपी की सबसे ज्यादा जनसंख्या तो आपको पता है, यूपी के बाद दोस्तों महाराष्ट्र का नंबर आता है, पहले यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद दोस्तों बिहार, बिहार के बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद दोस्तों मध्य प्रदेश। ये 6 दोस्तों ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और पूरे इंडिया की जनसंख्या से, पूरे इंडिया की दोस्तों आधी से ज्यादा जनसंख्या तो इन्हीं 6 राज्यों में थी, ठीक है ना। कौन कौन से, यूपी, ठीक है ना, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब सबसे ज्यादा दोस्तों यूपी में है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, यानी ऑप्शन सी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूपी महाराष्ट्र बिहार, तो ऑप्शन सी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जनगणना 2011 को अच्छे से पढ़ लेना है, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, पनामा, न्यूयॉर्क, कोलन या फिर दोस्तों शंघाई। तो कौन सा दोस्तों संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कहाँ पर है वो आपको बताना है। दोस्तों जो शंघाई है, ठीक है ना, चीन में दोस्तों एक जगह है शंघाई, आपको पता होगा, वो सबसे बड़ा वहां पे क्या दोस्तों बंदरगाह है। तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और एक ये नदी है दोस्तों यांगत्जी, ठीक है ना, कौन सी नदी है दोस्तों, यांगत्जी, ऐसे पड़ेगा ये, ठीक है ना। इस नदी के ऊपर दोस्तों बांध मतलब कि बंदरगाह है, इसके मुहाने पे स्थित है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है ड्यूरिंग दिसंबर 22 द सन इज वर्टिकली ओवर, 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है, तो किस पे चमकता है, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर भूमध्य रेखा पर, इनमें से किसी पर नहीं। दोस्तों 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो वर्टिकली होता है, यानी कि लंबवत चमकता है, वो कहाँ पे चमकता है दोस्तों आपको याद रखना है, मकर रेखा पर चमकता है। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है इंडिया वन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी में गोल्ड मेडल इन, यानी जो ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना पहला हॉकी का जो स्वर्ण पदक था वो किस वर्ष जीता था, 1928, 1932, 1936 या फिर 1948। दोस्तों ओलंपिक खेलों में भारत ने जो अपना हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता था वो जीता था 1928 में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्ड इन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यानी निम्न में से कौन सा लौह एवं रक्त की नीति में विश्वास करता था। पहला दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा रजिया सुल्तान, तीसरा बलबन, चौथा दोस्तों अकबर। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन लौह एवं रक्त की नीति में विश्वास करता था। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है ना, बलबन जो है वो ब्लड एंड आयरन यानी कि लोह और रक्त की नीति में विश्वास करता था, तो ऑप्शन सी वाला आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसने दोस्तों क्या था, दुश्मनों को ना हर तरह की कठोरता होगी, शक्ति, तलवार का इस्तेमाल, खून बहाने की नीति जो पालन करने की था उसको उसकी अनुमति दे दी थी कि कुछ भी करो, ठीक है ना, खून बहाओ, लड़ो, जैसे मर्जी लड़ो। तो बलबन दोस्तों लोह एवं रक्त की नीति में विश्वास करता था, ऑप्शन सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, लेटिट्यूड्स मीट वन अनदर एट डैश, अक्षांश रेखाएं आपस में मिलती है कहाँ पर। दोस्तों ये मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन करवाया था लेकिन वहाँ पे थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों लेटिट्यूड्स की बात की गई थी, ठीक है ना, लेटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं होती है दोस्तों, देशांतर रेखाएं होती है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे पूछा था दोस्तों अक्षांश रेखाएं आपस में कहाँ पे मिलती हैं, साउथ पोल पे, इक्वेटर पे, नॉर्थ पोल पे, कहीं भी नहीं। दोस्तों जो ये अक्षांश रेखाएं होती है लेटिट्यूड्स, ये पैरेलल होती हैं। क्या होती है दोस्तों, पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल है इसका मतलब कहीं भी मिलती नहीं, पैरेलल वही होती है दोस्तों जो कहीं पे आपस में इंटरसेक्ट ना करे। तो ये रेखाएं दोस्तों कहीं पे नहीं मिलती, तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोरारजी देसाई। तो दोस्तों आपको बताना है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताना है 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और दोस्तों वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी दोस्तों बेनिफिट हो जाए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी दोस्तों और ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए उनकी नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।